प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से जो टॉपिक कवर करेंगे वो हैं व्हाट इज ज्योग्राफी, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, डायनेमिक नेचर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड लास्ट जो टॉपिक रहेगा इसमें हमारा वो है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज ज्योग्राफी। जैसा कि आपको पता है, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है अर्थ मतलब पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है टू डिस्क्राइब अर्थात वर्णन करना। तो ज्योग्राफी जो है वो मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, और अगर हम ज्योग्राफी की डेफिनेशन देखें तो ज्योग्राफी इज द साइंस विच डिस्क्राइब्स द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स। मतलब भूगोल में मुख्य रूप से जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है और मनुष्य है उनके बीच में कैसा रिलेशन है, अर्थात जिस सरफेस के ऊपर मनुष्य रह रहा है, जिस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य रह रहा है, उसका अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मानव जो है वो जड़ नहीं चेतन है, वो केवल पृथ्वी पर निवास करता है तो केवल पृथ्वी के अनुसार अर्थात प्रकृति के अनुसार नहीं रहता, वो उसको कुछ अपने अनुसार भी मॉडिफाई करता है। वह जितने भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उनका भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में मानव वातावरण को ढालने की कोशिश करता है। जैसे कि हम शुरुआती समय की बात करें तो शुरुआत में मनुष्य ने आग जलाना सीखा, उसके बाद धीरे धीरे वनों को साफ करके उसने खेती का कार्य शुरू किया, कृषि कार्यों को प्रारंभ किया, और धीरे धीरे उसने कृषि प्रधान समाज की स्थापना की, नहरों को निकाला और उसने जो मरुस्थल थे उनको हरे भरे खेतों में बदल दिया। धीरे धीरे मनुष्य ने नगरों का निर्माण किया, अर्थात मनुष्य जब चाहे तब कुछ हद तक पर्यावरण को अपने अनुरूप बदलने की क्षमता रखता है। तो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर समस्त मानव जाति और उसके प्राकृतिक वातावरण की जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अतः हमने देखा कि भूगोल की परिभाषा से दो चीजें स्पष्ट हुई कि भूगोल में हम भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण और मनुष्य की वातावरण के साथ होने वाली क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी की मुख्य रूप से दो ब्रांचेज हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी है ह्यूमन ज्योग्राफी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, अर्थात भौतिक भूगोल क्या है। भौतिक भूगोल में किसी भी क्षेत्र की जो भौतिक परिस्थितियां हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, अर्थात जो प्राकृतिक वातावरण है उसका अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल में उन भौतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है जिनके ऊपर मानव का कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात उनके बनने की प्रक्रिया में मानव का कोई योगदान नहीं होता, वो मानव से अप्रभावित होती हैं और प्रकृति के द्वारा निर्मित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, ये सारी जो स्थलाकृतियाँ हैं, या फिर हम जलवायु की बात करें, मिट्टी की बात करें, वनस्पति है, फ्लोरा फोना है, जो सब कुछ है ये सारा हमारा प्राकृतिक है। इन सब की स्टडी हम फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं, जिसमें मेजर रूप से हम एनवायरनमेंट के जो या नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। और फिजिकल ज्योग्राफी की कई सारी ब्रांचेज हैं, इसकी सब पार्ट्स कुछ हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशियनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, सोयल ज्योग्राफी है, वेजिटेशन ज्योग्राफी है, जिनके बारे में हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। सेकंड जो पार्ट है वो है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी।
ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थात मानव भूगोल। मानव भूगोल में क्या होता है कि मानव द्वारा जो विकसित परिस्थितियां होती हैं और मानव और वातावरण के बीच में जो क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अर्थात मानव निर्मित परिस्थितियां जिनमें मनुष्य अपने अनुसार कुछ सुरक्षा एवं चैन से रहने का प्रयास करता है और कुछ मानव समूहों का निर्माण करता है। इन सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो मानव भूगोल है। और उसमें मुख्य रूप से हम इसकी भी, जैसे कि हमने देखा कि फिजिकल ज्योग्राफी की कई सारी ब्रांचेज हैं, वैसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी की भी कई सारी ब्रांचेज हैं। जैसे कि सोशल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये सारी ब्रांचेज जो हैं वो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित हैं। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि भूगोल को मुख्य रूप से दो भागों के अंदर बांटा गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और मानव भूगोल की ही जो उपशाखा है वो है आर्थिक भूगोल। और हमारी जो बुक का नाम है वो भी क्या है, आर्थिक भूगोल। तो आइए अब हम जानेंगे कि आर्थिक भूगोल क्या होता है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें हम मानव के आर्थिक क्रियाओं का वितरण, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी आर्थिक क्रियाओं में मनुष्य लगा हुआ है और उसका प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ क्या संबंध है, उसके बारे में हम आर्थिक भूगोल में पढ़ते हैं। अगर हम आर्थिक भूगोल की और भी सरल परिभाषा की बात करें तो मानव की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन ही क्या है, आर्थिक भूगोल है। मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सिंपली कॉल्ड एज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो मुख्य रूप से 5 भागों में इसको बांटा गया है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं और पंचम क्रियाएं। और इसमें जैसे जैसे हम प्राथमिक क्रियाओं से पंचम क्रियाओं की तरफ जाएंगे तो तकनीकी का स्तर जो होगा वो बढ़ता जाएगा। तो आर्थिक भूगोल शब्द की बात करें तो सबसे पहले आर्थिक भूगोल की परिभाषा जो दी थी वो 1882 में एक जर्मनी के विद्वान हुए हैं गोट्ज, उन्होंने ये परिभाषा सबसे पहले दी थी। हालांकि आर्थिक भूगोल और वाणिज्य भूगोल के बारे में चिसोल महोदय ने बात की थी। तो आर्थिक भूगोल की में मुख्य रूप से मानव की उत्पादन से संबंधित क्रियाओं के बारे में बात की जाती है। और आर्थिक क्रियाएं जो हैं क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती हैं, क्योंकि आर्थिक क्रियाओं पर प्राकृतिक तथा मानवीय परिस्थितियों का प्रभाव सर्वत्र समान नहीं है, उनमें भिन्नता पाई जाती है। और उन्हीं भिन्नताओं का हम अध्ययन जो करते हैं वो आर्थिक भूगोल में करते हैं। आर्थिक भूगोल की प्रकृति गतिशील कैसे है, अगर इस बारे में हम बात करें तो आर्थिक भूगोल में मुख्य रूप से 2 तत्व हैं, एक है मानव और दूसरा है वातावरण। आर्थिक भूगोल एक गतिशील विषय है जिसमें नए प्रदेशों की खोज, तकनीकी का विकास, संचार के साधनों का विकास होने से धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन होता जा रहा है। तो आर्थिक भूगोल के 2 मुख्य एलिमेंट हैं, मानव और उसका वातावरण। मानव क्या है, गतिशील है, और पर्यावरण क्या है, स्थैतिक है। तो मानव क्या करता है, इस वातावरण को बदलने की कोशिश करता है। और वो बदलाव कैसे होगा, मनुष्य के बौद्धिक बल के द्वारा। मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा और बुद्धि का प्रयोग करके वो वातावरण को अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करता है। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि मानव ने नहरों का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया, बांधों का निर्माण किया और अपने लिए एक नए प्रकार का वातावरण जो है उसको निर्मित किया। और फिर इस नए वातावरण के अनुसार और इस बदले हुए वातावरण के अनुसार मनुष्य ने आर्थिक क्रियाएं की। जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ
वैसे मानव वातावरण को भी परिवर्तित कर रहा है और बदले हुए वातावरण की परिस्थितियों के साथ समायोजन करने के लिए वो अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। अर्थात जैसे जैसे वातावरण बदल रहा है उसके साथ मनुष्य क्या करता जा रहा है, अपना तकनीकी का विकास बढ़ाता जा रहा है और जो भी उसके सामने समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को वो ठीक करने की कोशिश करता है। अगर हम विश्व के अधिकांश भागों में देखें तो मानव आज के समय अपने स्थानीय वातावरण पर निर्भर नहीं रहा जैसा कि वो प्राचीन समय में रहता था, क्योंकि अब हर जगह पे उसने हल की खेती को छोड़कर तकनीकी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। उसने चयन व जनन की प्रक्रिया का विकास कर लिया है और इसी प्रक्रिया का प्रयोग करके जानवरों तथा पौधों की नई नई किस्मों का विकास किया है जो कि प्राकृतिक उत्पादों से कहीं अच्छी हैं। हमने देखा है कि जो अब हाइब्रिड तरीके के जो बीजों का या फिर जो भी हम पौधों की किस्मों की बात करें या फिर जानवरों के बारे में बात करें तो जो हाइब्रिड क्वालिटी की निकल के आ रही हैं वो कहीं प्राकृतिक उत्पादों से ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे हमें समझ में आता है कि विश्व के विभिन्न भागों में आर्थिक भूगोल में समय के साथ परिवर्तन आया है और आगे और अधिक परिवर्तन आने की संभावना है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल जो है वो डायनामिक विषय है। अब हम जानेंगे कि आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु या फिर उसका क्षेत्र क्या है। हम आर्थिक भूगोल में किन किन बातों का अध्ययन करते हैं वही इसकी विषय वस्तु है, अर्थात इसका सब्जेक्ट मैटर है। आर्थिक भूगोल में हम मुख्य रूप से मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम संसार में जहाँ पे भी जो प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन होता है, वितरण है और संसार में लोगों के द्वारा इसका जो उपभोग किया जाता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो आर्थिक भूगोल में मुख्य रूप से तीन पक्षों के बारे में हम बात करेंगे। तीन इसके सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं, उत्पादन, वितरण और उपभोग। उत्पादन हम इनमें देखेंगे तो उत्पादन जो है वो सबसे सर्वोपरि है और उत्पादन के अंदर हम मुख्य रूप से तीन गतिविधियों के बारे में या फिर कहीं कहीं पे हम 5 एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो है हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राथमिक उत्पादन। जैसा कि आपको पता है कि प्राथमिक उत्पादन में हम क्या करते हैं, प्राकृतिक तत्वों से जो सीधे हमें मिलते हैं और जिनका हम सीधे उपयोग करते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के, जिनको हम यूज करते हैं, वो जो है हमारा होता है प्राथमिक उत्पादन। जैसे कि मिट्टी का हमने सीधा उपयोग किया और कृषि पदार्थों का उत्पादन किया, जैसे कि हमने जल का उपयोग करके मत्स्य पालन किया। ये सारी क्रियाएं जो आती हैं वो हमारे प्राथमिक उत्पादन में आती हैं। द्वितीयक उत्पादन, द्वितीयक उत्पादन में हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं करते। इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और उसके बाद वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे कि गेहूं से बिस्किट बनाना या फिर ब्रेड बनाना। ये हमारे सेकेंडरी उत्पादन के अंदर आ जाएंगे। फिर थर्ड जो है वो है हमारा टर्सरी प्रोडक्शन या फिर तृतीयक उत्पादन। इसमें क्या होता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, बल्कि इसमें हम प्राथमिक जो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्शन है उनकी मदद लेते हैं। इसमें हमारी बेसिकली सेवाएं आती हैं, जैसे बैंकिंग है, प्रशिक्षण है, सेवा शिक्षा है, प्रशासन है। ये सारी जो सेवाएं होंगी वो हमारी तृतीयक उत्पादन में आती हैं। उसके बाद हम बात करें चतुर्थक और पंचम, इसमें हमारी जो सेवाएं आती हैं वो थोड़ी सी हाई लेवल की जो सेवाएं होती हैं वो आती हैं, जैसे कि वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर है, वकील है। ये सभी हमारे चतुर्थक और पंचम जो कि शोध कार्य होते हैं वो सभी हमारे चतुर्थक और पंचम क्रियाओं के अंदर आते हैं। तो ये हो गया हमारा जो हमने जाना कि आर्थिक भूगोल के सब्जेक्ट मैटर में हम तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमने देख लिया उत्पादन, और उत्पादन में हमने मुख्य रूप से 4 प्रकार के उत्पादन की बात की है। दूसरा जो है वो है हमारा वितरण।
वितरण में हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं, एक है स्थानांतरण और दूसरा है विनिमय। स्थानांतरण में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वस्तुओं को एक स्थान से या फिर सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, और जिसके लिए हमें किसी न किसी मोड की जरूरत होती है, कोई ना कोई माध्यम हमें चाहिए, और जैसे कि यातायात के साधन होते हैं वो। और इसी का सेकंड जो पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करें, दो चीजों के बारे में हमने बात की, एक है ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्सचेंज या विनिमय। विनिमय में हम क्या करते हैं, किसी वस्तु पर अधिकार का परिवर्तन इसके अंदर होता है और इसमें वाणिज्य से संबंधित सारी क्रियाएं आती हैं। थर्ड जो है वो है हमारा कंजप्शन या फिर उपभोग। उपभोग में हम क्या करते हैं कि इसमें जो भी हमारी उत्पादित वस्तुएं हैं उनका हम अपने जीवन यापन के लिए उपयोग करते हैं, और जब वो हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो हम उसे किसी दूसरे देश को या फिर कहीं दूसरी जगह पे हम उसको निर्यात करके और उससे कुछ ना कुछ अर्जित करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ हम आय का साधन उससे बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से जब किसी चीज की हमारे पास कमी होती है तो हम उसका उन वस्तुओं को आयात करवाते हैं और उसके बाद उनका उपभोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में सारी वस्तुएं क्यों नहीं मिलती, हम कुछ वस्तुओं का आयात और कुछ का निर्यात क्यों करते हैं। वो निर्भर करता है उस क्षेत्र की प्राकृतिक परिस्थितियों पर, और उस क्षेत्र की प्राकृतिक परिस्थितियों की वजह से किसी वस्तु का उत्पादन कहीं पे कम और किसी वस्तु का उत्पादन कहीं पे ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से उपभोग की जो क्रिया होती है उसमें यातायात के साधनों का, परिवहन का और वाणिज्य संबंधित कार्य जो होते हैं वो ही इसको संपन्न कराते हैं। तो आर्थिक भूगोल में हम विश्व के विभिन्न भागों के आधारभूत साधनों में विषमता जो मिलती है उसके बारे में भी जानते हैं, और इस प्रकार आर्थिक भूगोल जो है वो मुख्य रूप से हमारा प्राकृतिक परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। तो आर्थिक भूगोल के अध्ययन हेतु हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन करना पड़ता है, और उन प्राकृतिक परिस्थितियों में क्या क्या आता है, धरातल है, रिलीफ, जलवायु अर्थात क्लाइमेटिक कंडीशंस, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन, वहां पर एनिमल लाइफ कैसी है, वो वहां की सोयल कैसी है, मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी आर्थिक भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं चीजों से हमारा आर्थिक भूगोल डिसाइड होता है। इसके साथ साथ हमारी कुछ सांस्कृतिक परिस्थितियां होती हैं, उनका भी प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है, जैसे कि उस क्षेत्र की जनसंख्या या फिर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जो होगा वो, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, वहां पर गवर्नमेंट का स्थायित्व या फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो सारी चीजें भी क्या करती हैं, वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रभावित करती हैं। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हमें क्या समझ में आया, इस चैप्टर में हमने समझा कि आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो संयुक्त रूप से दोनों ही तत्वों से प्रभावित होती हैं, भौतिक तत्वों से भी और सांस्कृतिक तत्वों से भी, और इन्हीं सभी तत्वों का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करते हैं। धन्यवाद।